नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी मेहुल और आज आपके साथ मैं हाजिर हूं फिर एक नया कंटेंट लेकर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत की खोज के रोमांचकारी इतिहास के बारे में। कई मुश्किलों को मात देने के बाद हुई भारत की खोज। किस तरह भारत की खोज हुई, किसने भारत की खोज की, इसकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा, तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में। भारत की खोज किसने की थी? भारत की खोज कब हुई? भारत आने के जल मार्ग की खोज किसने की? ये बहुत सारे सवाल होंगे जो आपके मन में उठ रहे हैं, तो बेझिझक रहिए, इस वीडियो में आपको वो सारे सवाल के जवाब दूंगा। 17 मई 1498 ईस्वी को यूरोप से आए कुछ नाविकों ने भारत के केरल राज्य के कालीकट तट पर पहली बार अपना कदम रखा। मानो इन नाविकों के भारत भूमि पर कदम रखते ही भारत के इतिहास ने एक नई करवट ली और भारत का इतिहास कुछ अलग ढंग से लिखा जाने लगा। 17 मई भारत के इतिहास का वो दिन था जब यूरोपियन समुद्री नाविक एवं खोजकर्ता वास्को द गामा ने पहली बार भारत की खोज की थी। अब ये बात सबको खटक रही होगी कि भारत का इतिहास 1000 साल पहले प्रारंभ होता है, जहाँ दुनिया की सबसे विकसित सभ्यता सिंधु सभ्यता थी, जहाँ मौर्य वंश, गुप्त वंश, मुस्लिम वंश आदि वंश के राजाओं ने कई शासकों तक भारत पर राज किया। फिर भारत की खोज 17 मई 1498 ईस्वी को हुई। ऐसा क्यों कहा जाता है? आपको बता दें कि भारत पर जितने भी आक्रमण हुए और भारत के साथ जितने भी व्यापार विदेश से हुए, वो सब जमीनी रास्तों से, खासकर सिंध प्रांत से हुए। और भारत पर आक्रमण करने वाला सिकंदर हो या मंगोल हो या फिर चाहे मुस्लिम शासक हो, इन सभी आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण जमीनी रास्ते से, खासकर सिंध प्रांत से होकर किए हैं। लेकिन पहली बार कोई विदेशी समुद्र के रास्ते भारत आया, जिसे वास्तव में भारत की खोज कहा गया। प्राचीन काल में भारत सबसे ज्यादा कृषि उत्पादों के लिए, खासकर मसाले और कपास के लिए प्रसिद्ध था। दुनिया भर में इन उत्पादों की मांग सबसे ज्यादा होने के कारण अरब और यूरोप में भारत के साथ व्यापार करने के लिए हमेशा होड़ लगी रहती थी। लेकिन यूरोप के पास कोई व्यापारी मार्ग नहीं था। जो जमीन से जुड़ा व्यापारी मार्ग था वो अरब देशों से होकर गुजरता था और काफी लंबा और खतरों से भरा हुआ था। उस पर अरब व्यापारियों का कब्जा था और वे इसका इस्तेमाल यूरोप वालों को नहीं करने देते थे। अरब व्यापारी स्थलीय मार्ग से भारत आकर भारत से सामान लेकर जाते थे और उस माल को मोटे मुनाफे में यूरोप में बेचते थे। आपको बता दें कि भारत की धन संपदा की चर्चा पूरे विश्व में होती थी, जिस कारण हर कोई भारत आकर व्यापार करना चाहता था। जब भी यूरोपवासी भारत की दौलत के बारे में सुनते थे तो वो भी भारत में व्यापार करने के आना चाहते थे। लेकिन जमीनी मार्ग पर अरब व्यापारियों का कब्जा होने के कारण वे उन्हें उसका इस्तेमाल नहीं करने देते थे। शुरुआत में यूरोपवासियों को कई सालों तक प्रयास करने के बाद भी कोई सफलता नहीं मिली, क्योंकि उस समय यूरोप में समुद्र को लेकर कई सारी धारणाएं प्रचलित थी। यूरोप के लोगों का मानना था कि समुद्र में नाव को ज्यादा दूर तक नहीं ले जा सकता, क्योंकि नाव समुद्र में अंतिम छोर तक पहुंच जाएगी और अंत में वो समुद्र में डूब जाएगी। इस धारणा के कारण नाविक समुद्र में अपनी नाव को ज्यादा दूर तक नहीं ले जाते थे। और इसके अलावा यूरोप में एक और धारणा थी कि समुद्र के मध्य में एक बहुत बड़ा समुद्री राक्षस रहता है, जो वहां उसके इलाके में आने वाले नाव को समुद्र में डुबो देता है। लेकिन फिर एक बार 1460 में यूरोप के पुर्तगाल में जन्मे वास्को द गामा ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री रास्ते की खोज की, जिसके बाद यूरोप और भारत के बीच व्यापार का एक नया दौर शुरू हुआ। और अपने इस कार्य के कारण वास्को द गामा इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अजरामर हुआ। तो चलिए जानते हैं गामा ने कैसे खोज निकाला भारत को। वास्को द गामा का जन्म कब हुआ, इसकी कोई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन अनुमान है कि 1460 से लेकर 1469 के बीच पुर्तगाल के दक्षिण पश्चिमी तट के निकट साइंस नामक स्थान पर हुआ था। इस स्थान पर खासकर मछुआरों का बसेरा था और वास्को द गामा के जीवन के बारे में विस्तार से जानकारी उपलब्ध नहीं है, पर जो कुछ भी जानकारी उपलब्ध है उसके मुताबिक उसके पिता एस्तोवाओ द गामा एक सैनिक थे, जो अपने राजा के लिए कर वसूलने का काम किया करते थे। और पुर्तगाल के जाने माने इतिहासकार टैक्सिएरा द अरागाओ बताते हैं कि वास्को द गामा की शिक्षा एवोरा शहर में हुई, जहां पर उसने नौवहन, गणित और खगोल शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। और अपने शिक्षा को पूरा करने के बाद वास्को द गामा पुर्तगाल के राजा जॉन द्वितीय के लिए काम करने लगा। नौवहन का गहरा ज्ञान होने के कारण राजा ने उसकी
नियुक्ति सेटूबल बंदरगाह लिस्बन शहर के दक्षिण में की, जहां वास्को द गामा को फ्रांस से आने वाले जहाजों को पकड़ना था। और कहा जाता है कि ये काम वास्को द गामा ने बड़ी कुशलता के साथ किया, जिससे राजा ने खुश होकर उसे अपने नौसेना में शामिल किया। नौसेना में शामिल होने के बाद वास्को द गामा ने जहाज को चलाने और लंबी समुद्री यात्रा करने के कई और तरीके सीखे। इसके बाद पुर्तगाल के गद्दी पर राजा जॉन के बाद बैठे राजा हेनरी ने उत्तर और पश्चिम में कई समुद्री यात्राओं को तथा खोजा और आर्थिक सहायता और संरक्षण प्रदान किया, जिससे वजह से पुर्तगाल के कई नाविक व्यापार के लिए नए इलाकों की एवं स्थानों की खोज करने लगे। इनमें से ज्यादातर नाविक राजा खोजी अभियान के लिए भेजे जाते थे और राजा द्वारा ऐसा ही एक अभियान डियाज नामक नाविक के नेतृत्व में सन 1487 में अफ्रीका का चक्कर लगाने के लिए भेजा था। डियाज ये पहला यूरोपियन नाविक था जो अफ्रीका के दक्षिण में अंतरीप तट के पार गया था, लेकिन आगे भयंकर समुद्री तूफान के कारण वो आगे नहीं बढ़ सका और वहां से वापस अपने राज्य लौट गया। लेकिन इस यात्रा से राजा हेनरी को ये एहसास हुआ कि अफ्रीका का दक्षिणी कोना दुनिया का अंतिम कोना नहीं है और दुनिया उसके सोच से काफ़ी बड़ी है। इस खोज के बाद पुर्तगाली राजा जो हेनरी के बाद गद्दी पर बैठा और राजा मैनुअल की भारत के प्रति दिलचस्पी और बढ़ी। आखिरकार उसने भारत के खोज के लिए 4 जहाज और 170 नाविकों का एक दल बनाया, जिन्हें समंदर के रास्ते भारत की खोज करनी थी। इस दल के कप्तान के तौर पर राजा मैनुअल ने वास्को द गामा को चुना। वास्को द गामा को दल का कप्तान चुनने पर दल के बाकी सदस्य काफ़ी चौंक गए, क्योंकि वास्को द गामा को आसपास की लड़ाइयों के अलावा किसी भी बड़े मिशन का अनुभव नहीं था। लेकिन राजा का विश्वास पात्र होने के कारण राजा ने वास्को द गामा को 4 जहाज और 170 नाविकों के दल का कप्तान चुना। राजा मैनुअल ने इन 170 लोगों में कई ऐसे लोगों को शिक्षा के मिशन के लिए नियुक्त किया जो इस मिशन को पूरा करने का दम भरते थे, जैसे अफोंसो। ये व्यक्ति अफ्रीका के कांगो में कई सालों तक निवास कर चुका था, जिस वजह से ये अफ्रीकी भाषा समझ और बोल सकता था। मार्टिन्स, ये व्यक्ति मोरक्को के जेल में सजा काट चुका था, जिस वजह से अरबी भाषा बोल और समझ लेता था। इनके अलावा राजा ने और भी कुछ लोगों को इस मिशन के लिए चुना जो खतरनाक स्थलों पर जानकारी निकालने में और अपने साथियों के लिए अपनी जान दांव पर लगाने का काम दम रखते थे। आखिरकार भारत की खोज के लिए बना यह खोजी दास्ता 8 जुलाई 1497 को पुर्तगाल के लिस्बन शहर से अपने यात्रा के लिए रवाना हुआ। वास्को द गामा खुद 200 टन वजन वाले सैनिक कैरिबियल नामक जहाज पर सवार हुआ और उसका छोटा भाई पाओलो दो गामा सेंट्राफिल नामक जहाज पर। लिस्बन द्वीप से लगभग 1 सप्ताह तक समंदर में सफर करने के बाद वास्को द गामा का दल 15 जुलाई को अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी छोर पर स्थित अटलांटिक महासागर के कैनरी द्वीप समूह के पास पहुंचा। यहां से आगे निकलने के बाद उनके जहाज खराब मौसम और भारी कोहरे के कारण अलग अलग हुए और वास्को द गामा का भाई अपने दल के साथ जहाज़ों को लेकर अफ्रीका के अगले यानी केप वर्डे द्वीप पर तो पहुंचा, लेकिन वास्को द गामा के जहाज का अब भी कोई पता नहीं था। इसके बाद वास्को द गामा का भाई पाओलो द गामा दल को लेकर वही द्वीप पर अपने भाई के इंतजार में रुका रहा। आखिरकार दोनों भाइयों की मुलाकात 4 दिन बाद उसी स्थान पर हुई। इसके बाद ही वही 1 सप्ताह तक रुके और फिर वहां से 3 अगस्त को अपने सफर पर रवाना हुए। आपको बता दें कि वास्को द गामा अपने साथ पत्थरों के स्तंभ भी लेकर अपने राज्य से निकला था, जिसका इस्तेमाल वो अपने मार्ग को चिन्हित करने के लिए करता था और वो इन स्तंभों को मार्ग में मिलने महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाते हुए आगे बढ़ता था। इसके अलावा वास्को द गामा अपने सफर का नक्शा भी बना रहा था ताकि वापसी के वक्त कोई परेशानी ना हो। केप वर्डे द्वीप से 3 अगस्त को निकलने के बाद वास्को द गामा उत्तमाशा अंतरिक्ष स्थान की तरफ बढ़ा। इस स्थान को केप ऑफ गुड होप नाम से भी जाना जाता है। यह अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण सिरे का अंतिम स्थान है जहां से एशिया जाने का रास्ता खुलता है। इस स्थान के बारे में वास्को द गामा ने सुना था कि केप वर्डे द्वीप से आगे निकलने पर एक तेज तूफानी हवा खुले अटलांटिक महासागर में नाविकों को मिलती है, जो जहाज़ों को तेजी से उत्तमाशा अंतरिक्ष या केप ऑफ गुड होप स्थान की तरफ ढकेलती है। इसलिए वास्को द गामा ने अपने दल को पूर्व की ओर मुड़कर अफ्रीका के किनारे किनारे के साथ चलने के बजाय खुले समुद्र में दक्षिण की ओर चलने को कहा। इसके बाद वास्को द गामा और उसका दल
कई दिनों तक खुले समुद्र में सफ़र करता रहा। फिर तारीख 1 नवंबर को वे सभी किनारे पहुंचे। ये किनारा उत्तमाशा अंतरिक्ष से करीब 150 किलोमीटर पहले मिला था। इस स्थान पर वास्को द गामा और उसका दल करीब 15 दिनों तक रुका और यहाँ पहुँचने पर उन्होंने अपने जहाज़ों की मरम्मत की और खाने पीने की चीज़ों का बंदोबस्त किया और यहीं उन्होंने करीब 15 दिन बिताए। इस स्थान के बारे में वास्को द गामा के वृत्तांतकार ने लिखा कि उन्होंने इस स्थान पर कुछ ऐसे लोगों को देखा जिनके चमड़ी का रंग भूरा था। वे सील, व्हेल या हिरण का मांस खाने वाले लोग थे। लगभग एक सप्ताह तक समुद्र में सफ़र करने के बाद वास्को द गामा और उसके साथी 22 नवंबर को उस स्थान पर पहुंचे जहां शायद कोई आज तक पहुंच पाया था। इस उत्तमाशा अंतरिक्ष स्थान पर पहुंचने के बाद वास्को द गामा ने महसूस किया कि उसका भारत तक मार्ग खोजने का सपना जल्दी हकीकत बन जाएगा। इस उत्तमाशा अंतरिक्ष स्थान पर पहुंचने के बाद वास्को द गामा और उसके साथियों का स्थानिक लोगों ने जमकर विरोध किया। अंत में उनकी झड़प वहां के स्थानिक लोगों से हुई और वास्को द गामा को जीत मिली। और इस स्थान पर वास्को द गामा ने अपने जहाज़ों की मरम्मत की और वो वहां से मतलब उत्तमाशा अंतरिक्ष स्थान से 7 दिसंबर को अपने आगे के सफ़र के लिए रवाना हुआ। जनवरी तक ये सभी लोग नेटाल के आगे वाले एक तटीय क्षेत्र मोजाम्बिक पहुंचे, लेकिन इस स्थान पर भी वास्को द गामा को भारी विरोध झेलना पड़ा, क्योंकि मोजाम्बिक ये स्थान हिंद महासागर में व्यापार नियंत्रण का महत्वपूर्ण स्थान था जिस पर अरब व्यापारियों का कब्जा था। मोजाम्बिक से भाग निकलने के बाद वास्को द गामा और उसका दल केनिया की ओर गया और 7 अप्रैल 1498 को वो केनिया के मोम्बासा शहर पहुंचा, जहां पर वो कुछ गोरे लोगों से मिले जो ईसाई थे और उनके वास्को द गामा को पता चला कि मोजाम्बिक का सुल्तान उसे पकड़ने की योजना बना रहा है। अपने पास दूसरा और कोई चारा न होने के कारण वास्को द गामा को उस मुस्लिम शख्स पर भरोसा करना पड़ा और वहां सीधे मलिंदा के तट की तरफ रवाना हुआ। इसी तट पर वास्को द गामा इसके बाद अगले 20 दिनों तक हिंद महासागर में सफ़र तय करने के बाद उस गुजराती नाविक ने वास्को द गामा को भारत के कालीकट बंदरगाह पर 17 मई 1498 को पहुंचा दिया। और आखिरकार वास्को द गामा 17 मई 1894 को भारत की उन्होंने खोज की। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात की वास्को द गामा ने कैसे भारत की खोज की। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।